हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए 10 ऑल्टरनेटिंग करंट एसी के वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हूं। बच्चों क्या है क्वेश्चन, करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें प्राइस थोड़ा सा हाइक हुआ है, लेकिन जो ऑफर है कि आप लोगों को जेई एडवांस तक और कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना होगा, इस ऑफर को हमने 28 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन प्राइस मतलब स्लाइड चेंजेस इन द प्राइस, दैट इज ऑलमोस्ट 300 रुपीज प्राइस में चेंज हुआ है बच्चों। लेकिन ये जो ऑफर है ना कि एडवांस तक आपको बिल्कुल फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे बच्चों, दैट ऑफर इज स्टिल वैलिड देयर। और ये 28 जनवरी तक बच्चों एक्सटेंड कर दिया गया है। आप लोग जो है अभी भी मौका है आप लोगों के पास, जो भी बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ पाए या जेई मेन के पेपर के आसपास जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ अभी भी जुड़ सकते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज के 10 क्वेश्चंस क्या है आज के क्वेश्चंस। The RMS value of the conduction current in a parallel plate capacitor is 6.9 microampere. The capacity of this capacitor, if connected to 230 volt AC supply with an angular frequency of this will be। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमें कैपेसिटेंस पूछी है बच्चों ना, इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पूछी है। अच्छा, इन्होंने एक वर्ड यूज किया कंडक्शन करंट। व्हाट व्हाई दे यूज कंडक्शन करंट। एक और होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट और एक होता है कंडक्शन करंट। जो चार्ज फ्लो की वजह से होता है ना, चार्ज जिसमें फ्लो कर रहा होता है उसको बोलते हैं बच्चों हम कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों किसी भी रीजन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन वाले मतलब केस में हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जहां पे चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता, उस रीजन में बच्चों कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। उसका भी आप लोग फॉर्मूला याद रखना। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो फाई नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई डी टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो कैपेसिटर वाला केस आता है ना बच्चों, इसमें डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट बराबर आ जाते हैं। दे आर नॉट बेसिकली आस्किंग अबाउट दैट, बट मैं जस्ट आपको एज ए इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें तो बच्चों बहुत सिंपल सा है कि इन्होंने बोला है कि कनेक्टेड टू दिस वोल्ट सप्लाई। तो तुम्हें मैंने बोला था कि बच्चों जब भी सिंपल वोल्टेज दे रखा होता है वो आरएमएस वोल्टेज होता है, मतलब ना फ्रीक्वेंसी बच्चों हमें इतनी दे रखी है, और ये जो कंडक्शन करंट जो दे रखा है आरएमएस वैल्यू ही दे रखी है। इन्होंने तो खैर मेंशन ही कर दिया यहाँ पे ना, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया था। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो आई आर एम एस होगा इस वाले केस में वो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सी के बराबर होगा, है ना। वी आर एम एस कितना दे रखा है बच्चों 220 के बराबर, डिवाइड बाई एक्सी। यही पता नहीं है हमें ना, एक्सी की वैल्यू पता नहीं है। आई आर एम एस हमें पता है 6.9 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, एक्सी को बच्चों उधर ले जाओ। एक काम करो, एक्सी की वैल्यू यहीं पे पुट कर दो, 1/ओमेगा सी होती है, ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा इंटू सी इंटू 220 इज इक्वल टू 6.9 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों 6.9 डिवाइडेड बाई 220 इंटू ओमेगा 600 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 600 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है हमें ओमेगा जो है। ये बन गया बच्चों हमारे पास ना ओमेगा की वैल्यू। अच्छा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज दिस ओके। और अब हम इसको क्या करेंगे, काटा पिट्टी करेंगे इसको, है ना। ये तो गंदा गंदा कैलकुलेशन होगा, पर करेंगे फिर क्या है। पहले तो यहाँ 10⁻⁻6 आ रहा है बच्चों, 1 2 3, ये 10⁻⁻9 कर लो इसको ना, और जाएगा ये तो और आगे जाएगा। एक काम करो 10⁻⁻12 कर लो इसमें, तो 6900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 ये बन जाएगा बच्चों अपने पास ना। शायद ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, ऐसे कट गया बच्चों ना, और ये 2 बार कट जाएगा। इसको काट देते 22 से कटेगा, 22 एकम 22, 10 आएगा यहाँ पे, तो उसका 100 आएगा, करीब करीब 22 पंजे, है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो 52.5 पिको फैराडे के करीब आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन हम टिक कर देंगे इसमें। 52 तो है ही नहीं, तो बी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इन अ सीरीज एलआर सर्किट, एक एलआर सर्किट दे रखा है, एक्सएल बच्चों आर के बराबर दे रखा है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज P1 व्हेन कनेक्ट कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट का मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोगों को अगर उसका रिवीजन करना है, थ्योरी का रिवीजन करना है, तो बच्चों उस वीडियो को देख के आप अपनी थ्योरी का रिवीजन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को करोगे तो ज्यादा हेल्प मिलेगी। 40 मिनट के अंदर बच्चों पूरा एसी पढ़ा दिया मैंने ना, पूरा एसी, तो आपको सारे फॉर्मूलाज देखे दिखाई लगेंगे। एलआर सर्किट था बच्चों, एक्सएल आर के बराबर है, पावर फैक्टर P1 के बराबर दे रखा है, व्हेन द कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस सी, एक्सएल और एक्सी बराबर है, पुट इन द सीरीज द पावर फैक्टर बिकम्स P2। देखो बच्चों, जब भी एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं ना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन।
और रेजोनेंस कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है ना बच्चों cos फाई 2, जिसको इन्होंने P2 बोला है, वो बच्चों 1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू जो होती है ना, इम्पीडेंस जिसको बोलते हैं, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का जो स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्सएल और एक्ससी जब बराबर होते हैं तो इम्पीडेंस बच्चों हमारे पास आर के बराबर आ जाती है। पावर फैक्टर जो होता है ना बच्चों cos फाई, उसका फॉर्मूला याद रखो, या तो आर डिवाइड बाई मॉड जेड मतलब इम्पीडेंस, ठीक है। तो आर डिवाइड बाई मॉड आर, तो ये जो P2 आ रहा है ना बच्चों, cos फाई 2 जो आ रहा है, ये इसलिए 1 के बराबर आ जाएगा। तो P2 की वैल्यू तो बच्चों 1 के बराबर हो जाएगी। तो P2 तो हमारे पास 1 के बराबर हो गया। रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर 1 के बराबर होता है। P1 के बारे में बात करते हैं बच्चों। P1 जो होगा cos फाई आर डिवाइड बाई मॉड जेड। अब मॉड जेड जो होगा ना बच्चों, वो आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अब एक्सी तो यहाँ पे है नहीं। एक्सएल और आर बराबर है तो बच्चों 1/√2 के बराबर आ जाएगा। तो P2 की वैल्यू बच्चों 1/√2 के बराबर आ जाएगी। तो 1/√2 डिवाइड बाई 1, तो ये बच्चों 1/√2, बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अ डायरेक्ट करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड द अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द पीक वैल्यू 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm and 2 ohm respectively. The ratio of the heat produced in the two resistance in the same time interval will be. ये तो मैं डायरेक्ट करंट और आरएमएस करंट का जो आपस में रिलेशन होता है ना, मतलब इनका क्या मतलब है, वो चीज बताने में हेल्प करेगा। देखो बच्चों, जब डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा होता है ना, तो डेल्टा एच जो होता है ना, वो आई स्क्वायर आर डेल्टा टी के बराबर होता है, ठीक है। ये इसके बराबर होता है। यही डेल्टा एच अगर आपको मिल जाता अगर आप आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू डेल्टा टी, मतलब आरएमएस वैल्यू जो होती है ना करंट की, वो बेसिकली एक तरीके से डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट होती है कि एक डायरेक्ट करंट जितनी हीट एक टाइम इंटरवल में प्रोड्यूस कर रहा है, उतनी हीट रजिस्टर के अक्रॉस एक आरएमएस करंट जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो आरएमएस वैल्यू से जो आपको पास हीट आती है ना बच्चों, ये आरएमएस वैल्यू से हीट आती है, मतलब आई आरएमएस एक तरीके से डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट है, सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इन्होंने हमें पता है दोनों करंट सेम नहीं दे रखे, ये आरएमएस नहीं दिया इन्होंने, ये हमें पीक वैल्यू दे दी है। तो ये वाला हम यहाँ फॉर्मूले में यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो फॉर्मूले में यूज करेंगे वो 2√2 वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो डेल्टा H1 जो आएगा वो आएगा 4 का स्क्वायर, जो डायरेक्ट करंट है, दैट इनटू रेजिस्टेंस 3 के बराबर है बच्चों। पहले वाले में रेजिस्टेंस चेंज कर दिया ना इनटू डेल्टा टी। दूसरे वाले का जो डेल्टा H आएगा ना बच्चों, एसी वाले का, उसमें 2√2 यूज करेंगे, 2√2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अगर आप इन दोनों का देखोगे तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 8, 2 3 के बराबर आंसर आ रहा होगा। देखो 8 का स्क्वायर मतलब 8, 2 16, 4 से वो कट जाएगा, 3 बचेगा, 3:1 बच्चों बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा मत सोचना कि सर बी ऑप्शन सब में हारा है तो बी ऑप्शन ही आता होगा, नहीं, ठीक है। इसमें बाई चांस बन रहा है क्योंकि क्वेश्चन तो रैंडमली पिक किया है ना मैंने। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सीरीज एलसीआर सर्किट L is equal to 0.01 हेनरी एंड R is equal to 10 ohm, C equal to 1 microfarad and it is connected to AC voltage supply of VM, जो कि एम्पलीट्यूड दे रखा है, मतलब पीक वैल्यू दे रखी है 50 वोल्ट, एट अ फ्रीक्वेंसी 60% लोअर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब 60% लोअर है, मतलब एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 40% बोल रहे हैं ना, 40%, 60% कम है मतलब ना, लोअर है, तो 40% में बात कर रहे हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट विल बी अप्रोक्सीमेटली, करंट का एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों मैं इसमें क्या करूंगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता कर लेते हैं, 1/√, के अंदर L इंटू सी, तो ये आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 10⁻⁻8, तो ये आ रहा होगा बच्चों 10⁻⁴ के बराबर। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये बात कर रहे हैं वो 0.4 ओमेगा नॉट है, क्योंकि 60% लोअर मतलब 0.4% बची ना, वो 40% बची ना, जो ओमेगा नॉट माइनस का 0.6 ओमेगा नॉट, तो 0.4 ओमेगा नॉट बचा, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 × 10⁻³ के बराबर आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ओके। अब एक्सएल की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी 0.1, मतलब 0.01 × 4 × 10⁻³, ये बन जाएगा बच्चों अपने पास 40 ओम के बराबर। एक्सी की वैल्यू जो आएगी बच्चों 1/ओमेगा, ओमेगा कितना दे रखा है आपको, 4 × 10⁻³ इंटू सी दे रखा है बच्चों 10⁻⁻6 के बराबर, तो ये आ जाएगा कुछ 250 ओम के बराबर, ठीक है। आई नॉट जो आएगा बच्चों वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट के अंदर आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 250 माइनस का दिस, तो 210 का स्क्वायर बनेगा। एक्सएल माइनस एक्सी माइनस का एक्सएल करो या एक्सएल माइनस एक्सी करो, है ना, यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास
आई नॉट की वैल्यू जो बचेगी ऊपर 5 बनेगा, नीचे से बच्चों मैंने 100 कॉमन ले लिया है, तो रूट के अंदर 1 प्लस का 21 का स्क्वायर बन जाएगा। आई नॉट कम्स आउट टू बी 5 डिवाइड बाई करीब करीब 21 ही आ जाएगा। 5 डिवाइड बाई 21 ही लिख देंगे इसको, है ना। और एक काम करना है, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना 3 जीरो से मल्टीप्लाई करके, तो आई नॉट आ जाएगा 21 दूनी 42, ठीक है। 80 बचा, 21 दिया 63, यस, ये इतना मिली एम्पियर के करीब आंसर आ जाएगा, ठीक है। 238 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा, एंड द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, द इक्वेशन ऑफ द करंट इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज दिस। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है बच्चों, 5 sin ओमेगा टी माइनस का दिस दे रखा है, ठीक है। अच्छा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। इफ द इंडक्टेंस इज दिस मिली हेनरी देन द इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट जो होता है ना वो फेज में पीछे होता है, किससे? वोल्टेज से। वीएल और आई ऐसा बनता है ना बच्चों इसका फेजर। तो पहले तो मुझे इसका साइन 49 पाई टी माइनस का 30 प्लस का 90 वोल्टेज की इक्वेशन ये बनेगी। तो 49 पाई टी प्लस का 60 आ जाएगा, तो यहां पे भी दे रखा है, यहां भी दे रखा है, इन दो में से कोई आएगा। और v इक्वल टू वी नॉट एल। अब वी नॉट एल क्या होगा बच्चों? वो आई नॉट इंटू एक्सएल के बराबर होगा, है ना। आई नॉट की वैल्यू बच्चों 5 दे रखी है, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा ये दे रखा है अपन को ना। तो 49 पाई को लिख देना बच्चों 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 30 मिली हेनरी, 30 इंटू 10 माइनस का 3, ठीक है। 7 से 7 बार गया और इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110, 110 33 इंटू 7 इंटू 10 से पावर माइनस का 1, 7 21 और 2 23, 23 पॉइंट समथिंग। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन बच्चा हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A circuit element X when connected to an AC supply of peak voltage 100 volt gives a peak current of 10 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो एलिमेंट एक्स है बच्चों, एसी सप्लाई से कनेक्ट किया, पीक वोल्टेज हमें दे रखा है, ठीक है, करंट दे रखा है, पीक करंट दे रखा है, विच इज इन फेज विद द वोल्टेज। वोल्टेज के साथ सेम फेज में आ रहा है, तो या तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, सर्किट एलिमेंट एक्स व्हेन कनेक्टेड टू, तो ये रजिस्टर ही होगा, या फिर आरएलसी सर्किट होता तो ये रेजोनेंस वाली कंडीशन होती, पर मुझे लग रहा है कि सर्किट एलिमेंट एक्स बोला है तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। पहली वाली लाइन तो मेरे को समझ में आएगी। अ सेकंड एलिमेंट वाई व्हेन कनेक्टेड टू सेम एसी सप्लाई गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द पीक करंट विद द व्हिच लैग्स। करंट लैग कर रहा है बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। करंट किस में लैग करता है बच्चों? इंडक्टर में। तो एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन द सीरीज टू द सेम सप्लाई, व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द एम्पियर। ओके, मेरे को पूरा सीन क्लियर हो गया बच्चों ना। पहले तो देखो, पहला वाला जो सर्किट है ना ये रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है। दूसरा वाला जो बच्चों एक इंडक्टर है, वाई एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर और एक इंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, दोनों में आई नॉट 1 और आई नॉट 2 सेम दे रखे हैं। आई नॉट 1 होता है वी नॉट डिवाइड बाई आर और वी नॉट डिवाइड बाई एक्सएल, मतलब आर और एक्सएल बराबर होंगे। ये भी टेंशन खत्म हो गई, आर और एक्सएल की वैल्यू बराबर होगी। ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि दोनों का जो पीक वैल्यू है ना करंट का वो सेम है, तो पीक वैल्यू सेम है मतलब दोनों के एक्सएल और आर बराबर रहे होंगे, ठीक है। यहां तक मुझे कोई परेशानी नहीं है। आर की वैल्यू बच्चों मैं वहां से कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसकी पीक वैल्यू दे रखी है, करंट की पीक वैल्यू दे रखी है, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 20 ओम है, ठीक है। यही बच्चों हमारा एक्सएल हो जाएगा। दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन से हमें पता लग गया कि सेम सोर्स के क्रॉस आप वो कनेक्ट कर रहे हो इंडक्टर, तो सेम करंट आ रहा है, पीक वैल्यू आर और एक्सएल आ गया हमारे पास बराबर। अब आई आर एम एस जो होता है ना बच्चों, जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो वी आर एम एस, तो वी आर एम एस होगा बच्चों 50 रूट 2 के बराबर, डिवाइड बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल स्क्वायर। तो नीचे ऊपर 50 रूट 2 है और नीचे आ जाएगा बच्चों 20 रूट 2, क्योंकि दोनों 20 होंगे, तो 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर करंट आ रहा होगा बच्चों। ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इजी था, आराम से समझ में आ गया। वो
मैंने बोला ना कि जो मेरा जो एसी का जो मेरा एक लेक्चर है जो इसको मैंने अपलोड कर रखा है फॉर्मूला रिवीजन, वो देख लोगे तो ये सब क्वेश्चन तुमसे बहुत आराम से बनने लग जाएंगे, उसको जरूर देखना। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ वाटलेस करंट फ्लोज इन द एसी सर्किट देन द सर्किट इज, ये कह रहा है सिर्फ वाटलेस करंट फ्लो कर रहा है। वाटलेस करंट होता क्या है बच्चों? आई वाटलेस। जब कोई बोलता है ना ये करंट, तो वो आरएमएस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये आई आर एम एस साइन फाई होता है बच्चों ना। तो जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ओनली वाटलेस करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि जो दूसरा जो करंट जो होता है वो आई आर एम एस कॉस फाई वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों या तो प्योरली फाई की वैल्यू 90 कब कब होती है? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में? ये कह रहे हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, नो, इसमें तो वाटलेस करंट ही जीरो होगा, फाई की वैल्यू जीरो आएगी। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। एलसीआर सर्किट, इसमें पॉसिबिलिटी आज नहीं, इसमें भी नहीं होती। एलसीआर मतलब रजिस्टर आ गया तो फाई, देखो जो वो होता है ना अपने पास 10 फाई, हाँ 10 फाई जो होता है ना बच्चों, आपको पता होगा एक्सएल माइनस का एक्सी डिवाइडेड बाई आर होता है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री तभी हो सकती है जब आर जीरो हो। ठीक है, आर नहीं होना चाहिए। आरसी सर्किट नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो बी वाला बच्चा हमारा आ जाएगा। वाटलेस करंट का फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है, आई आर एम एस इंटू साइन फाई के बराबर होता है। बी वाला आ गया। अगला वाला क्वेश्चन बच्चों, साइनसोइडल वोल्टेज दे रखा है वीटी, जो कि 210 साइन 3000 टी वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट इन विच इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर तीनों दे रखे हैं। ठीक है, 10 मिली हेनरी, 25 माइक्रोफैराडे और 100 ओम। द फेज डिफरेंस फाइव बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द रिजल्टेंट करंट विल बी। तो फेज डिफरेंस फाइव जो है ना, अप्लाइड वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच में फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं, और टेन इनवर्स के टर्म्स में दिया है। तो फेज डिफरेंस का तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना अपने पास, टेन फाइव इक्वल टू एक्सएल माइनस का एक्सी डिवाइडेड बाई आर। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया फॉर्मूला? देखो ना यार, वो जो मैंने एसी का जो वीडियो अपलोड किया है एक ना, उसमें फॉर्मूले सब डेराइव कराए मैंने ना, एक्सएल माइनस का एक्सी डिवाइड बाई आर। एक्सएल होता है बच्चों ओमेगा इंटू एल माइनस का 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो टेन फाइव आ जाएगा हमारे पास ओमेगा इंटू एल, ओमेगा यहाँ पे 3000 दे रखा है, एल यहाँ पे 10 मिली हेनरी दे रखा है, तो 30 आ जाएगा ये ना मिली हेनरी में ना, माइनस का 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, ओमेगा इंटू सी 25 इंटू 10 माइनस का 3 बचेगा, 3000 है, और यहाँ पे माइक्रो फैराडे है, दैट डिवाइड बाई आर, ये 100 के बराबर आ जाएगा। तो 30 माइनस का 1000 डिवाइड बाई 75, 25 25 चौक 140/3 डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो जीरो उड़ा देते हैं। ठीक है, 9 माइनस का 10, तो 10 फाइव बचेगा बच्चों हमारे पास, 9 माइनस का 4 हो गया 5 डिवाइडेड बाई 30, 5/30, ये पॉइंट में आ जाएगा 17। ये आ रहा होगा बच्चों, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आ जाता है बच्चों, फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट आई वर्सेस ओमेगा इज शोन। आई वर्सेस ओमेगा दे रखा है बच्चों सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। ठीक है, आपको पता होगा ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे आईआरएमएस मैक्सिमम होता है। टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर द सर्किट मेनली इज कैपेसिटिव। अच्छा, इसमें एक ग्राफ होता है बच्चों ओमेगा के साथ एक्सी एंड एक्सएल का। तो एक्सएल का फॉर्मूला आपको सबको पता है, ओमेगा इंटू एल होता है। एक्सी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी होता है। तो एक्सी का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का होता है, और एक्सएल का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे ओमेगा नॉट पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में ऐसे होता है। तो एक्सी डोमिनेट कर रहा होता है यहाँ पे, या एक्सएल डोमिनेट कर रहा होता है। तो बड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए प्योर मतलब इंडक्टिव नेचर होता है इसका, और छोटी फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों कैपेसिटिव होता है। तो टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर इधर सर्किट इज मेनली कैपेसिटिव, ये गलत हो जाएगा। ओमेगा आर इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन में जो जेड होता है वो आर के बराबर हो जाता है इंपीडेंस। एट ओमेगा आर इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज जीरो, नहीं इंपीडेंस जीरो नहीं होती, वो आर के बराबर होती है। ठीक है, तो ए एंड सी ये वाला बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस तीनों दे रखे बच्चों में।
इन क्वेश्चंस को करने के बाद और वो वीडियो देखने के बाद मतलब ना जो मैंने फॉर्मूला रिवीजन जो वीडियो अपलोड किया है, पूरा एसी आपका अच्छे हो जाएगा। ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ द वोल्टेज दिस, तो कोई पीक वैल्यू बोला है नहीं, तो मतलब ये आरएमएस वैल्यू होगी, और फ्रीक्वेंसी हमें इतनी दे रखी है, हर्ट्स में दे रखी है, तो ओमेगा बच्चों 2 पाई एफ होता है, हर्ट्स में दे रखा हो ना, तो पहले ओमेगा को पहले ही कन्वर्ट कर लेना, 100 पाई रेडियन पर सेकंड के बराबर आ जाएगा, इसको कन्वर्जन करना मत भूलना। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट विल बी, एक्सएल कैलकुलेट करो बच्चों, एक्सएल कितना आएगा, तो 100 पाई इंटू ये, तो 10 पाई के बराबर आ जाएगा। एक्सी कैलकुलेट करो, एक्सी कितना आएगा, तो 1 अपॉन ओमेगा 100 इंटू दिस, तो 10⁴ पाई इंटू 10⁻⁻⁶, 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, है ना, तो ये 100/पाई के बराबर, एक्सी जो है 100/पाई के बराबर आ जाएगा, 100/पाई के बराबर 100 इंटू 100 10⁴ पाई 10⁻⁶, तो ये 100/पाई के बराबर आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया। ये कुछ 31 के करीब होगा, और ये भी कुछ पास में ही होंगे, मतलब ये रेजोनेंस के क्या पास में होंगे एक तो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 100 इंटू पाई डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर करीब करीब 10 के बराबर ही होता है, तो मतलब ये 10 पाई के करीब ही आ जाएगा, तो एक्सएल ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स ही आ रहा है, तो जो मॉड जेड होगा ना बच्चों, वो आर के बराबर हो जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन बन जाएगी, तो आई आरएमएस जो आएगा ना बच्चों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द करंट पूछिए, तो मतलब आरएमएस वैल्यू पूछिए, तो ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या है 10, करीब करीब 22 एम्पियर के करीब करंट आ रहा होगा बच्चों ना इस वाले में। ठीक है, 22 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ये थे बच्चों 10 क्वेश्चंस ऑन एसी, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए बच्चों यहाँ तक जो मैंने अपलोड किए हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे। उम्मीद करता हूँ आपको एसी का जो रिवीजन वीडियो है, मैंने जो थ्योरी रिवीजन कराया है, जिस तरीके के वीडियो मैं अपने क्रैश कोर्स में अपलोड करूंगा, हमारे जो क्रैश कोर्स है ना बच्चों, उसमें उस तरीके के वीडियोस अपलोड होंगे, उनसे रिवीजन और फिर उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट एंड वी आर डन, मतलब एकदम पर्सनल अटेंशन टाइप से, और आप लोगों को जेई मेन में एक अच्छा स्कोर, इंप्रूव्ड स्कोर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और एक बार हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।